हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद नेहा। सी आज का जो हमारा वीडियो है ये कोई प्रोविजन के ऊपर नहीं है, ना ही कंपनीज एक्ट के में कोई सेक्शन डिफाइन करने वाली हो। सी आज का सेशन जो है हमारा वो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं 1 फरवरी 2021 को कल हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ। किसने किया? वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर फिलहाल? निर्मला सीतारमन मैम। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज की टू द कंपनीज एक्ट। उन्होंने कुछ रिवीजन प्रपोज किया है कंपनीज एक्ट के अंदर इस बजट के अंदर, जिसका इम्पैक्ट, जिसका बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज को होगा। तो क्या है एग्जैक्टली वो अमेंडमेंट क्या है, या उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, वो एग्जैक्टली क्या है, कि पहले प्रोविजन क्या थी और अभी जो कल उन्होंने प्रेजेंट किया उसके अंदर क्या प्रोविजन है, आज ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली उन्होंने स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी को लेके काफी रिलीफ दिया है। तो आइए उसको इन डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में कि उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा और एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज किया है टू कंपनीज एक्ट ये बजट के अंदर। ठीक है, तो फिर स्टे ट्यून्ड। तो आइए देखते हैं यूनियन बजट में क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई है। ठीक है, सबसे पहले अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। सी ये अमेंडमेंट देखने से पहले हमको ये समझना जरूरी है कि एग्जिस्टिंग डेफिनेशन क्या है स्मॉल कंपनी की। सी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। सी ये भी बात हमको पता है कि ओनली प्राइवेट कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है, डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख और जिसका जो टर्नओवर है वो कितना एक्सीड नहीं करता है, 2 करोड़ रुपीस। तो जो भी कंपनी ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है, जिसे हमको पता है कि दिस इज द क्यूमुलेटिव कंडीशन। अगर कोई भी कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस एंजॉय करना है, जो भी बेनिफिट स्मॉल कंपनी को है वो एंजॉय करने हैं, तो दे हैव टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया कि 50 लाख रुपीज से ज्यादा उनका पीयूसी ना हो, पेड अप कैपिटल, और 2 करोड़ से ज्यादा उनका टर्नओवर ना हो। तो जो कंपनी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कंपनी बोलते हैं। ये तो हो गई एग्जिस्टिंग डेफिनेशन। और जैसे हमको पता है कि स्मॉल कंपनी का क्लॉज किस किस को एप्लीकेबल नहीं है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, इनको एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। तो अभी क्या अमेंडमेंट प्रपोज किए, आइए देखते हैं। ठीक है, स्पीकिंग एट द यूनियन बजट 2021, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला Sitharaman has proposed to revise the definition under Companies Act 2013 for small companies by increasing their threshold for capitalization from not exceeding ₹50 lakhs to not exceeding ₹2 crore। अभी हम लोगों ने देखा क्या था करंट क्राइटेरिया, 50 lakhs का था। अभी उसको इन्होंने इंक्रीज करके कितना प्रपोज किया है, 2 CR प्रपोज किया है। एंड टर्न ओवर फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग INR 2 करोड़ टू नॉट एक्सीडिंग INR 20 CR। इसका मतलब इन्होंने ये एम्बिट जो है, ये क्राइटेरिया जो है, इसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। और इसमें भी क्या, और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इस क्राइटेरिया में बैठेंगी और स्मॉल कंपनी का स्टेटस एंड जो उनको बेनिफिट्स है वो क्या करेगी, इंजॉय करेंगी। तो क्या प्रपोज हुआ है अमेंडमेंट कि ये जो पीयूसी का क्राइटेरिया है 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गया है, और टर्नओवर का क्राइटेरिया 2 CR से बढ़कर 20 CR। सो नाउ जब ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाएंगी तो स्मॉल कंपनी की न्यू डेफिनेशन क्या रहेगी, INR 2 CR पीयूसी होना चाहिए और पेड अप कैपिटल 2 CR और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20 CR। जो भी कंपनीज ये क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड लिमिट ये जो दी है इसको मीट करेंगी, दे विल बी कॉल्ड एज स्मॉल कंपनी। ठीक है, सो ये अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। ठीक है, तो दिस विल हेल्प मोर देन 200K कंपनीज इन ईजिंग देयर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, एट द फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने क्या बोला साथ में कि ये जो अमेंडमेंट है इसका बेनिफिट कितने कंपनीज को होगा, अराउंड 2 लाख से ज्यादा कंपनीज को इस डेफिनेशन अमेंडमेंट से क्या होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। अब आपको डाउट लग रहा है कि क्या बेनिफिट है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि स्मॉल कंपनीज बहुत सारे बेनिफिट इंजॉय करती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे नॉर्मल कंपनी हो कितनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करना मैंडेटरी है 4, तो स्मॉल कंपनी ने कितनी की तो भी चलता है, 2 की तो भी चलता है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपरेशन अदर कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, बट स्मॉल कंपनी के लिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल,
ये भी स्मॉल कंपनी के लिए मैंडेटरी है क्या? नहीं, इट इज ऑप्शनल। सो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जो स्मॉल कंपनी इंजॉय करती है। तो ये 2 लाख से ज्यादा कंपनीज को इस अमेंडमेंट की वजह से क्या होने वाला है? फायदा होने वाला है। सो दिस इज द वेलकमिंग मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस यूनियन बजट फॉर स्मॉल कंपनीज। अगेन प्लस स्मॉल कंपनीज को हमको पता है कि पेनल्टीज कंपेरेटिवली कम है अदर देन नॉर्मल कंपनीज या पब्लिक कंपनीज से उसको कम है। और हमेशा याद रखिए ओनली प्राइवेट कंपनीज कैन बी अ स्मॉल कंपनी। सो ये सिर्फ क्राइटेरिया बड़ा है, बाकी डेफिनेशन एज इट इज है। ठीक है, अभी इसके बाद में क्या सेकंड अमेंडमेंट प्रपोज की है, दैट इज रिगार्डिंग टू द 1% कंपनी। सी as a further measure which directly benefits startups and innovators, the finance minister also proposed the incentivization of OPCs grow without any restriction on paid up capital and turnover, allowing their conversion to any other type of company at any time, reducing the residency times limit for an Indian citizen to set up and OPC companies in 182 days to 120 days, and allow also non-resident Indians to incorporate OPCs in India, said the finance minister. They will be a big boost for startups in the country. See, अब इसका मतलब क्या है, ये तो हम लोगों ने एज इट इज पढ़ लिया कि भाई ये अमेंडमेंट आया है। चलो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या बेनिफिट हुआ एग्जैक्टली ओपीसी को, तो ये हमको कैसे समझेगा, जब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, ओपीसी के जो रूल्स के अंदर है वो देखेंगे, तब हमको इसका एग्जैक्टली मीनिंग समझ में आए कि भाई क्या रिलैक्सेशन हमको मिला है। ठीक है, सो एज पर रूल 3 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स क्या बोलता है, कौन इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी? पहले जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, वही लोग जो इंडिया के रेसिडेंट थे वही क्या कर सकते थे, अभी इंडिया के अंदर ओपीसी 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोज्ड अमेंडमेंट, जो आज एमसीए के ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई भी हो चुका है, जिसका वो कब से एप्लीकेबल होने वाला है, 1 अप्रैल 2021 से वो एप्लीकेबल होने वाला है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगी जल्दी। ठीक है, कि क्या अमेंडमेंट आया है एग्जैक्टली ओपीसी के अंदर। अभी हम जो देख रहे हैं वो क्या प्रपोज किया है बजट के अंदर, वो अभी हम इसमें देख रहे हैं। तो पहले सिर्फ इंडियन रेसिडेंट जो है, रेसिडेंट इन इंडिया या इंडियन सिटीजन ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। बट अभी जो प्रपोज अमेंडमेंट आई है उसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआईज भी कंपनी क्या कर सकते हैं, फॉरेनर्स भी इंडिया के अंदर ओपीसी क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा जो भी फॉरेनर्स है या जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है या जो भी जिनको भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है इंडिया में। बट ये रिस्ट्रिक्शन था, अर्ली वो कर पाते थे क्या? नहीं, इसलिए इससे जो भी वहां के प्रोप्राइटर्स है जिनको ओपीसी में अपना बिजनेस रन करना है इंडिया के अंदर, तो अब वो क्या कर सकते, इनकॉर्पोरेट कर सकते। ठीक है, अभी हम लोगों ने और एक देखा था, ये 182 डेज से 120 डेज हुआ है, तो ये क्या है एग्जैक्टली? तो एज पर द रेसिडेंट इन इंडिया, क्या बोला था उन्होंने कि रेसिडेंट इन इंडिया इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई रेसिडेंट इन इंडिया क्या है एग्जैक्टली, कि मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज, कि ऐसा पर्सन जो इंडिया के अंदर 182 डेज से कम नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी ये वाले पीरियड को उन्होंने क्या कर दिया है, कम कर दिया, और इसको क्या किया इन्होंने 120 डेज कर दिया है, 182 डेज से 120 डेज कर दिया है। मतलब अगर किसी को कोई रेसिडेंट इन इंडिया है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और रेसिडेंट इन इंडिया है, तो अब उसको 182 डेज तक वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, कि 182 डेज का मेरा स्टे कंप्लीट होने के बाद ही मैं इंडिया के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ। बट अभी क्या हो गया, एक लिमिट कम हो गया, ये एग्जैक्टली क्या हो गया, 120 डेज हो गया ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर। तो ये एक अमेंडमेंट प्रपोज हुआ है। ठीक है, बाकी सेम है, shall be eligible to incorporate a 1% company, shall be a nominee for sole member of a 1% company। ठीक है, तो मेजर अमेंडमेंट क्या आया है, जो पहले ये सिर्फ इंडियन सिटीजन या रेसिडेंट इन इंडिया इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, अभी क्या हो गया, फॉरेनर कोई भी इंडिया के अंदर ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। और रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन जो है, जो एक्सप्लेनेशन था 182 डेज से वो कितना हो गया, 120 डेज हो गया है। ठीक है,
अभी उन्होंने क्या बोला कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट का क्राइटेरिया वगैरह कम कर दिया है। वो किस रेफरेंस से उन्होंने बोला कि पहले क्या था, कंपनी को वन ओपीसी को अगर कन्वर्ट करना है खुद को किसी और फॉर्म में कंपनी के अंदर, तो उनको क्या करना पड़ता था, 2 साल तक वेट करना पड़ता था। देन उसके बाद में पीयूसी पेड अप कैपिटल और उसके बाद में टर्नओवर का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के बाद ही कोई ओपीसी अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकती थी। बट इस प्रपोज अमेंडमेंट में क्या हुआ है कि अब ये थ्रेशोल्ड लिमिट और ये टाइम लिमिट, ये दोनों भी क्या कर दिए, ओमिट कर दिए। कि मतलब अब ओपीसी जब चाहे तब खुद को अपने आप को किसी और फॉर्म में क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में खुद का क्या कर सकती है, कन्वर्जन कर सकती है। तो ये अमेंडमेंट हमको फाइनेंस कल हमारे बजट के अंदर कंपनीज एक्ट को रिलेटेड ये 2 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई है। ठीक है, उसमें से जो ओपीसी की है वो आज एमसीए ने नोटिफाई भी कर दिया है और वो उसका एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2021 से है। उसके ऊपर मैं शॉर्टली जल्दी न्यू वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू रेफर माय चैनल टू योर कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।